तो आइए दोस्तों 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम शुरू करते हैं आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में। आप सबका इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। पहले हम क्वेश्चंस को नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। मैं वैसे एक बार वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, मैं वैसे बार बार कहता हूँ कि IR में ना कंसेप्ट कम होते हैं, फैक्ट ज़्यादा होते हैं। और IR मोस्टली आपके करंट अफेयर्स में से बहुत ईजिली कवर भी हो जाती है। एंड फैक्चुअल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें तो है नहीं कोई बहुत लंबी लंबी यहाँ पे। तो फैक्चुअल चीज़ों को आपको रट्टा मारना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है। तो इजी है, क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, इजी लगेंगे। और IR के अगर ऐसे 5 क्वेश्चंस आप अपने प्रीलिम्स में भी देखते हैं 28 मई 2023 को, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। यही कोशिश है हमारी कि ये प्रीमिक्स की एक्सरसाइज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, आपका मनोबल बढ़ा सके। चलिए क्वेश्चंस को नजर मारते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मेरा एक आधा क्वेश्चन जरूर होता है रिपोर्ट्स को लेके, जो 5 क्वेश्चंस आपके साथ मैं IR के डिस्कस करता हूं। अगेन आज का जो क्वेश्चन है रिपोर्ट को लेके है, ILO को लेके हमने पहले भी किसी प्रीमिक्स में जरूर बात करी थी। आज फिर एक बात दोहराते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज और आर रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 4 रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। आपको ये बताना है कि सही आंसर क्या है, ABCD। देन विद रेफरेंस टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो अभी आप यहाँ पे पॉज करके आपको जो सही आंसर लग रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं। देन एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताना नेगेटिव मार्किंग समेत कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। नाउ याद करिए कि जो पिछला प्रीमिक्स हुआ था 11 नवंबर को, वहां पे मैंने AIIB का एक रिगार्डिंग मैंने बात करी थी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग। अभी मैं बात आपके साथ कर रहा हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है, जो थीम है इस क्वेश्चन का, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, ये 2016 में 2016 के UPSC के पेपर में एक बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है। चलो बताओ, 3 स्टेटमेंट्स है। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स, क्या ये सही है कि गलत है? और NDB रिसीव्ड द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द UNGA इन 2018, क्या ये सही है कि गलत है? और तीसरी स्टेटमेंट कहती है द बैंक विल मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ओनली इन ब्रिक्स कंट्रीज। अब आपने बताना है कि करेक्ट कौन सी है स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात हो रही है, पूछा क्या जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि दैट दिस वाज ब्रोकर्ड बाय द IMF। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दैट अंडर द इंडस ट्रीटी रावी, सतलज एंड ब्यास दे वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। और थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि अंडर द इंडस ट्रीटी इंडिया कैन यूज द वाटर ऑफ इंडस, झेलम एंड चनाब फॉर नॉन कंजम्पटिव नीड्स। तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देन अगला क्वेश्चन चाबहार पोर्ट की बात करता है। चाबहार पोर्ट, पहला स्टेटमेंट कहता है दैट चाबहार पोर्ट इज इन द साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। Second statement says that Iran has given special incentives to increase trade cooperation activities between India and Iran through Chabahar Port. Now let me also tell you, Chabahar Port बहुत बार हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट चाबहार पोर्ट को लेके एक फ्यू मिनट्स का वीडियो भी मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। एंड इट्स हमेशा ट्रेंडिंग रहता है। चाबहार पोर्ट हो गया, INSTC हो गया, इसको लेके हमेशा न्यूज़ में कवरेज रहती है। एंड चाबहार पोर्ट कनेक्ट्स यूरेशिया विद द इंडियन ओशन रीजन। यू हैव टू टेल मी which of the following statements is or are correct. And the last question, friends, is consider the following regarding the WFP, the World Food Program. Now, the World Food Program is addressing hunger and promoting food security. Is that correct or incorrect? It is a member of the UNDP. And the third statement says the WFP is funded by the World Bank and the World Health Organization. So, you have to tell me which of the statements given above is or are correct. Alright. तो शुरू करते हैं अपनी जो डिस्कशन है, जो हमारे आंसर्स हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये चारों की चारों रिपोर्ट्स ही ILO के द्वारा पब्लिश करी जाती हैं, है ना। ये चारों ही जो रिपोर्ट्स हैं करेक्ट हैं, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ILO को एस्टैब्लिश करा गया था 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, विच वॉज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर कौन बना? यूनाइटेड नेशंस। ILO बना पहला एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN 1946 में। ये केवल ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी है। ट्राई पार्टी माने कि सरकारें, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ऑफ द 187 मेंबर स्टेट्स, यानी कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, तीनों जो हैं ये इसके एंटिटीज हैं। और ये लेबर स्टैंडर्ड्स को सेटअप करते हैं, पॉलिसीज को डेवलप करते हैं। और ILO को नोबल पीस प्राइज 1969 में मिला था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ये स्टेटमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी, इसको नोट कर लेना कि इसमें सरकारें यानी कि गवर्नमेंट, जो कि मेंबर स्टेट्स हैं, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, तीनों ही आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और ये रिपोर्ट्स हैं, चारों की चारों रिपोर्ट्स आपके सामने।
फाइंडिंग्स रिलेटेड टू इंडिया की बात करें तो यहाँ पे चलो वैल्यूडेशन के तौर पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर हमको मिल जाए कुछ, उसमें बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है ये कम हुआ है बाय 0.9% ओवर द फर्स्ट 9 months ऑफ 2021। आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज द पैंडेमिक वाज गोइंग ऑन एंड पैंडेमिक के चलते हमने डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन देखा था अपने एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में। और साथ के साथ इस रिपोर्ट में ये भी बातें आई हैं कि जो औरतें हैं द वुमेन एक्सपीरियंस्ड अ लार्जर एम्प्लॉयमेंट लॉस दैन यंग मेन इन द लास्ट 2 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एनडीबी की बात करी जा रही है तो दोनों स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड 2 तो करेक्ट हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखिए ये तो वैसे ही ऑप्शन बोगस हो गया ना, ओनली इन ब्रिक्स कंट्रीज। द होल आइडिया of Asian Infrastructure Investment Bank and this new development bank, the whole idea of BRICS was based on what? Was premised on what? Was premised on helping the global south, on helping the developing countries as far as meeting their infrastructure needs is concerned, as far as challenging the IMF and the World Bank is concerned. So why will this new development bank फोकस ओनली ऑन द 5 कंट्रीज ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका? सो ये बोगस ऑप्शन है। तो दो जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी रेफर किया जाता है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इट वाज अग्रीड बाय द ब्रिक लीडर्स कि भाई एट द 5th ब्रिक्स समिट जो कि साउथ अफ्रीका में 2013 में हुआ था, this was launched in 2015 at the 6th BRICS Summit at Fortaleza, Brazil। और 2018 में जो NDB है इसको रिसीव हुआ ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी UNGA। अब अनलाइक द वर्ल्ड बैंक जो कि वोट्स असाइन करती है हर एक मेंबर कंट्री को बेस्ड ऑन द कैपिटल शेयर, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी जो 5 पार्टिसिपेंट है, जो ब्रिक्स पार्टिसिपेंट है, उनको एक वोट यानी कि इक्वल कैपिटल ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक में। और उनको एंड नन ऑफ द कंट्रीज, नन ऑफ द 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ वीटो पावर। और यहां पे स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है। ये जो बैंक है मोबिलाइज करेगा जो भी कैपिटल यहां पे बैंक में इन्वेस्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, सिर्फ ब्रिक्स देशों में नहीं बट बाकी डेवलपिंग देशों की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स के लिए भी वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये मैंने वैसे PYQ डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, 2016 का ये PYQ है UPSC का। ये भी बात आपको पता हो कि हर एक कंट्री ने इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है, $10 बिलियन ईच का। तो जो अभी इनिशियल कैपिटल है, जो ऑपरेटिंग कैपिटल था 2015 में NDB का, वो $50 बिलियन था। $10 बिलियन इंडिया ने भी दिया है, उतना ही चाइना ने, उतना ही ब्राजील ने, उतना ही रशिया ने, उतना ही साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बने थे मेंबर्स ऑफ एनडीबी इन सितंबर एंड अक्टूबर 2021 रिस्पेक्टिवली। तो वैल्यूडेशन की बात आ रही है, प्लीज इसको नोट जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल के टुवर्ड्स, और यहां पे बात करी गई है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछना था, देखिए अब आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये IMF के द्वारा ब्रोकर नहीं करा गया, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, रावी, सतलुज, ब्यास they were allocated to India, not to Pakistan। आइए देखते हैं इसमें, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो हमको पता है। इसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, IMF ने ब्रोकर नहीं किया था। इंडस यानी कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 दरियाएं, पंजाब तभी हम उसको कहते हैं। बेसिन तो पाकिस्तान पंजाब पहले एक ही था, पार्टीशन के बाद पंजाब का ही बंटवारा हुआ। अब ये जो बेसिन है, इंडस बेसिन, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में शेयर किया जाता है, और छोटा सा शेयर जो है वो चाइना और अफगानिस्तान के साथ भी लाई करता है। ठीक है, अब अंडर द इंडस ट्रीटी जो भी पानी, जो वाटर्स, हम दरिया की बात करें जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, वो है रावी, सतलुज और ब्यास, ये एलोकेट हुए थे भारत को फॉर एक्सक्लूसिव यूज। ऑन दी अदर हैंड जो वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, ये एलोकेट हुए थे पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन भारत यूज कर सकता है जो वाटर वेस्टर्न रिवर्स के हैं, इंडस की बात करें, झेलम या चिनाब की बात करें, यानी कि जो पाकिस्तान को पानी एलोकेट करे गए थे इंडस वाटर ट्रीटी के चलते, वो पानी को एक्सेस भारत भी कर सकता है नॉन कंजम्पटिव नीड्स के लिए। ठीक है, जैसे इरिगेशन है, स्टोरेज है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ठीक है, इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, बट डिस्पाइट दैट ये प्रोविजंस इंडस वाटर ट्रीटी में है, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान को इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब परमानेंट इंडस कमीशन की भी बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। जहां पे हम IWT की बात कर रहे हैं, तो परमानेंट इंडस कमीशन क्या है? ये बायलैटरल कमीशन है, जिसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं भारत से और पाकिस्तान से दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सालाना मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है। अगर हम 2022 की बात करें तो इस परमानेंट इंडस कमीशन के चलते 2 बारी मीटिंग हुई है, वैसे साल में 1 बार तो जरूर होती है। दे हैव टू मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर।
फंक्शन क्या है कमीशन के कि भाई स्टडी करना और रिपोर्ट करना जो भी दोनों सरकारों की जो प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स इज कंसर्न, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की सरकारों की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, या कोई डिस्प्यूट अगर उठा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब जो फंक्शंस हैं ये परमानेंट इंडस कमीशन के होते हैं। और साथ के साथ टेक्निकल विजिट्स होती हैं प्रोजेक्ट साइट्स पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू अंडरटेक वंस इन एवरी 5 years a general tour of inspection of the rivers of all the 5 rivers including Indus, of all the 6 rivers rather, shall I say all the 6 rivers Indus और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज, for ascertaining the facts। तो यहाँ पे हम मैप भी देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स का, एक और क्लोज मैप यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो रावी, ब्यास, सतलुज आपके हुए ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और इंडस, झेलम, चिनाब हुआ आपका वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो कि पाकिस्तान को है। ये बात आपको याद रहे। थोड़ी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जान लेते हैं। 33 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो ईस्टर्न रिवर्स को यानी कि एलोकेट हुआ है, सतलज, ब्यास एंड रावी, और 135 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो वेस्टर्न रिवर्स का बनता है विच इज लार्जली टू पाकिस्तान। और इंडिया को जो पानी मिला है सतलज, ब्यास, रावी के चलते ये अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए है। चलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें, 3 टियर स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का। एक तो आपका परमानेंट इंडस कमीशन आ गया कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई अग्रीमेंट को लेके आपको डाउट है, वाटर शेयरिंग को लेके आपको कोई डाउट है, व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे परमानेंट इंडस कमीशन पे भी इशू एड्रेस किया जा सकता है। फिर एक अगर वहां पे भी नहीं आपकी बात बन रही है तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है, वहां पे आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको टेक्निकल मतभेद है, जो डिफरेंसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, आप वहां पे भी बात कर सकते हैं। यदि इससे भी बात नहीं बन रही है, ना तो न्यूट्रल एक्सपर्ट से बात बन रही है, ना तो परमानेंट इंडस कमीशन में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी अपना डिस्प्यूट लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डैम्स की बात आती है, किशनगंगा और रातले, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम एंड चिनाब। इसी करके पाकिस्तान इस बात का बहुत मुद्दा भी उठाता है कि हम किशनगंगा को भी लेंगे, रातले को भी लेंगे, कि ये डैम जो आप बना रहे हैं इलीगली बना रहे हैं, कि झेलम चिनाब हमारा है। लेकिन ये बात इंडस वाटर ट्रीटी में कही गई है। इंडस वाटर ट्रीटी में बात बहुत कैटेगोरिकली मेंशन्ड है दैट नॉन कंजम्पटिव यूजेस के लिए हम पानी एक्सेस कर सकते हैं वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज का, फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन और इवन फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए चौथा क्वेश्चन, यहां पे चाबहार पोर्ट की बात करेंगे। दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने अब मैप देखा है तो बिल्कुल चाबहार पोर्ट जो है ये बिल्कुल साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में लाई करता है, ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहाँ पे पहले हम मैप देख लेते हैं। चाबहार पोर्ट ये है, यहाँ पे आपको पता है ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना बिल्ड कर रहा है। चाबहार पोर्ट हमको एक्सेस देता है अफगानिस्तान को, और आपको ये भी पता हो कि चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन है जो भी भारत और ईरान इकट्ठे ही बना रहे हैं। ऑफकोर्स अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना चाइना के पास है। चाइना ने तो $400 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ईरान के साथ for development of a port at चाबहार, development of a terminal at चाबहार पोर्ट। एंड ईरान भी इस बात को लेके बहुत ओपन है कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि चाबहार पोर्ट में सिर्फ भारत ही इन्वेस्ट कर सकता है। चाबहार पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ओपन फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट। बट हमको समझना यहाँ पे जरूरी क्या है कि चाबहार पोर्ट से हमको एक्सेसिबिलिटी मिलती है टू द लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान, एंड चाबहार पोर्ट हमको एक रूट प्रोवाइड करता है टू सेंट्रल एशिया एज वेल। एंड इवन अगर हम INSTC की बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल जो कि इंडियन ओशन को कैस्पियन सी से, बे ऑफ अरेबियन सी को कैस्पियन सी से कनेक्ट करता है, तो INSTC का भी एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है चाबहार पोर्ट। और INSTC ये जो पोर्ट है, दिस गॉट ऑपरेशनल इन ऑगस्ट दिस ईयर, ऑन ऑगस्ट 2022, जस्ट 3 months बैक। ठीक है, तो ये ईरान का ओनली ओशियानिक पोर्ट है, और यहाँ पे 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं, एक तो है शाहिद कलांतारी और एक है शाहिद बहिश्ती। इनफैक्ट अभी सितंबर की बात है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज हैं वो अभी गए थे, ईरान गए थे, वहां पे शाहिद बहिश्ती टर्मिनल जो है वो वहां पे इनॉग्रेट करने गए थे। स्टेटमेंट 2 भी सही है, चाबहार पोर्ट इज द की पिलर ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन as far as connecting Eurasia with the Indian Ocean region is concerned। और ये पोर्ट बहुत इंटेग्रल पार्ट है INSTC का भी। INSTC अगेन रिपीट, इसका पर्पस क्या है INSTC का? मल्टी मोड ट्रांजिट एक प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को विद द कैस्पियन सी। मैं आपको आगे मैप भी दिखाऊंगा। ठीक है, ईरान ने स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं कि कैसे ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है एज फार एज द एक्टिविटीज बिटवीन इंडिया एंड ईरान इज कंसर्न। एंड ऑफ कोर्स एज आई जस्ट मेंशन दैट दिस इज अ गेटवे टू द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान विद द सेंट्रल एशियन कंट्री। सो 2 things, one is the connectivity which Chabahar port helps us, which the connectivity which Chabahar port gives us
टू अफगानिस्तान। चाबहार पोर्ट से जो चाबहार जायदान रेलवे लाइन बनाई जा रही है वो वहाँ पे आगे जाएगी जरांज दिलरम हाईवे में। जरांज दिलरम हाईवे भी हमने बनाया है, भारत ने बनाया है, उससे हमको कनेक्टिविटी मिलेगी अफगानिस्तान में, एंड डेफिनेटली ये हमको कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में भी देगा। और ये INSTC पोर्ट की हम बात करें, INSTC टर्मिनल की हम बात करें, INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर है ये। कनेक्टिविटी है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से लेके यहाँ तक, ईरान तक। और इसके चलते INSTC जो ऑपरेशनल हुआ है, इसके चलते दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं कि जो ट्रांजिट टाइम है वो अब रिड्यूस हो चुका है, और जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार्गो है वो भी 30% लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है ऑफ शिप, रेल एंड रूट फॉर मूविंग गुड्स, मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। एंड चाबहार पोर्ट भी इस INSTC का इंटेग्रल पार्ट बनता है। लास्ट क्वेश्चन, अगेन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो रही है, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड नहीं करते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे। ये सही है कि इसका जो मेन पर्पस है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इज एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। इनफैक्ट वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके आने वाले समय में जरूरत ही ना पड़े कि हमको किसी किस्म की फूड एड प्रोवाइड करनी पड़ रही है किसी देश में जहाँ पे फूड सप्लाईज नहीं है। उनका पर्पस है कि भाई हर एक देश में फूड सप्लाईज अबंडेंट हो, जरूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना आए कि फूड एड प्रोवाइड करनी हो। और ये मेंबर है UNDP का। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर न्यूज़ में बहुत बात मार्च अप्रैल में चली थी, जब क्राइसिस था, वीट क्राइसिस की हम बात करें, जब यूक्रेन के ब्लैक सी के पोर्ट से यूक्रेन से जो वीट था वो नहीं जा पा रहा था, स्पेशली टू इजिप्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड द वेस्ट एशियन कंट्रीज। उसके चलते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इट हैड टॉक्स विद इंडिया कि भाई इंडिया के पास वीट सप्लाईज काफ़ी अबंडेंट है, अगर इंडिया वो वीट सप्लाईज डाइवर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है इजिप्ट को, और हमने करा भी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज फॉर्म्ड इन 1961, ये आपको पता हो। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस का, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को एड्रेस करता है। एम है इसका कि हंगर और मैलन्यूट्रिशन को कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, और अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी भी देश को फूड एड देने की भी रिक्वायरमेंट हो। चलिए, ये मेंबर है UNDP का और पार्ट है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एड इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू फाइट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, मैलन्यूट्रिशन के बारे हम काफ़ी बात पढ़ते रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे मेंशन था कि इंडिया में मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्यूट है। ठीक है, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी, HIV एंड एड्स को एड्रेस करना, मैटरनल हेल्थ को एड्रेस करना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आ जाती हैं। दो एजेंसीज हैं जो कि अगेन रोम बेस्ड UN एजेंसीज हैं जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। एक तो है आपका FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। IFAD को लेके क्वेश्चन भी मैंने बनाया था जो कि 11 नवंबर को प्रीमिक्स आया था IR का, तो वहां पे IFAD को लेके क्वेश्चन था, जरूर उस क्वेश्चन को भी देखना यदि आपने नहीं देखा। चलिए, स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या IMF से इसको फंड्स नहीं आ रहे हैं। वॉलंटरी डोनेशंस, इट इज एंटायरली फंडेड बाय वॉलंटरी डोनेशंस। प्रिंसिपल डोनर्स कौन है? जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज ऑल्सो ओपन टू रिसीव डोनेशंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल एज द इंडिविजुअल्स एज वेल। चलिए, सो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे। जाने से पहले 2 एडवर्टाइजमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। एक तो है हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। सो दोस्तों, अभी प्रीलिम्स को अब देखिए, वैसे टाइम अब नवंबर तो खत्म होने ही वाला है, अब 28 मई को आपका प्रीलिम्स है, तो अब टाइम कम है ना। तो अब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा तो ऑब्वियसली इस बात को तो आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। प्रीलिम्स हमारा फर्स्ट स्टेज है एग्जाम का, हमारी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक ही तरीका है अपने फियर को ओवरकम करने का। अभी ना आप पॉलिटी को 10 बार पढ़ लो, आप स्पेक्ट्रम को आप 10 बार पढ़ लो, लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। चीज़ें याद कैसे रहेंगी? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये अगर आप टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 30 नवंबर तक एक डिस्काउंट कोड है प्रीलिम्स 2023, जहाँ पे आपको 33% ऑफ मिलेगा। तो ये 4049 की आपको टेस्ट सीरीज पड़ेगी, जहाँ पे आपको 30 टेस्ट दिए जाएंगे। 30 टेस्ट इज व्हाट? 3000 MCQs। ठीक है, CSAT के भी होंगे और साथ में GS के भी होंगे, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। एंड साथ के साथ दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम भी है।
आप देखिए, चलो मेंटरशिप प्रोग्राम आपने अलग से लेना है अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, वो भी ले सकते हैं। केवल मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेंटरशिप भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारी स्ट्रैटेजी में कमी रहती है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होती है, हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी में कमी रह जाती है। अगर एक ही स्ट्रैटेजी के साथ हम हर साल पेपर दे रहे हैं और हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी है, और उस स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारे यहाँ पे मेंटर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे और आपको असिस्ट करेंगे। चलिए, सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।